अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 और 15 को डिस्कस करेंगे, जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनसे। तो मैक्सवेल इक्वेशंस बेसिकली क्या हैं और किन लॉज पे ये बेस करती हैं वो देख लेते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस बेसिकली यहाँ पे हैं चार। वो चारों जो इक्वेशंस हैं वो किसी लॉ पे ही बेस करती हैं। और वो लॉज कौन कौन से हैं जी? वो गॉसेस लॉ हैं, ठीक है। गॉसेस लॉ, कौन कौन सा गॉसेस लॉ जी? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दो लॉ हमने यहाँ पे पढ़े ना, ठीक है। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, ठीक है। और तीसरा है जी एम्पेयर्स लॉ। तो इन तीनों का जो है वो क्या है जी? इन चारों का जो है वो कम्बिनेशन है। इन चारों को जो है इन चारों से डिराइव करके जो है मैक्सवेल इक्वेशंस बनाई गई हैं, जो कि किस लिए हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए हैं ये इक्वेशंस और इन चारों लॉज पे बेस करती हैं। तो हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस पे। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो है हमारी, वो बेस करती है किस पे जी? वो बेस करती है आपके जो है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसी पे बेस करती है। यानी बेसिकली यही आपकी फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस है, ठीक है। जो उस गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो है इंटीग्रल फॉर्म थी, वो फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है। और जो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डिफरेंशियल फॉर्म थी, वही फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन की जो है डिफरेंशियल फॉर्म है। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा था? फाई इज इक्वल टू, हाँ जी, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर हमने इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म जो है जो हमने बताई थी, वो क्या बताई थी जी? इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म लिख रहा हूँ अब, किसकी? फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म। आप देखेंगे कि ये वही आपकी जो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की इंटीग्रल फॉर्म थी ना, वही है, इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू रो डी वी। अब ये देख लें, ये गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की इंटीग्रल फॉर्म है। तो बेसिकली मैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। याद करने का तरीका है ये इनको, कि ये किस लॉ पे बेस करती हैं, तो आप वही लॉ बस याद कर लें। गॉसेस लॉ की एक दफ़ा आप याद कर लेंगे तो उसकी इंटीग्रल डिफरेंशियल, इसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल सेम है। तो इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म थी आपको पता, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड। सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन कौन से लॉ पे बेस करती है जी? वो देख लेते हैं। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो आपकी जो है वो बेस करती है जी किस पे? गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पे। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पे ये दूसरी बेस करती है।
गाउसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब गाउसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो है वो क्या कहता था, वो कहता था जी कि इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर इंटीग्रल फॉर्म लिखें, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ और ऑफ मैग्नेटिज्म और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, तो ये दोनों सेम है। क्या है जी, डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू 0। अगर इसी की हम लिखें जी क्या जी, डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी जी इसकी, जो कि हमने गाउसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी थी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब बात कर लेते हैं जी थर्ड की, थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन देखते हैं कि किस पे डिपेंड करती है, कौन से लॉ पे जो है वो होल्ड जो है वो बेस करती है इक्वेशन। तो ये जो है वो बेस करती है फैराडेज लॉ पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या कहता है जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कहता था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी जो था वही है। तो इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म थी फैराडेज लॉ की, वही थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है। तो वो जो इंटीग्रल फॉर्म है वो क्या है जी, वो है जी इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है ये, क्लोज इंटीग्रल, हाँ जी, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ये इंटीग्रल फॉर्म होगी। अब बात करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म की। चलो जी, डिफरेंशियल फॉर्म जो है इसकी वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफरेंशियल फॉर्म है, जो कि थी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की। इन तमाम इक्वेशंस का मतलब और ये क्या क्या एक्सप्लेन कर रही हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले इनकी जो है वो फॉर्म देख लें हम। फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो बेस करती है किस पे जी, एम्पेयर्स लॉ पे। एम्पेयर्स लॉ पे, ठीक है। और एम्पेयर्स लॉ जो है वो हमें क्या कहता था कि इंटीग्रल बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई द टोटल, म्यू नॉट आई टाइम्स द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई। ठीक है, और इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म थी ये जो एम्पेयर्स लॉ की इंटीग्रल फॉर्म थी वही फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है। वो थी जी बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी ए। ये इंटीग्रल फॉर्म थी। अब देख लेते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म जो है इसकी वो वही है जो एम्पेयर्स लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म थी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक हो गया। तो ये आपकी फोर टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि इनमें जो है वो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या एसिमेट्रीज़ हैं।
तो मैं यहाँ पे चारों इक्वेशन आपके सामने पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि इनमें जो है वो सिमेट्रीज क्या क्या हैं और एसिमेट्रीज क्या क्या हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पहली इक्वेशन की, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये पहली है। दूसरी जी, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। तीसरी जी, एक मिनट इंटीग्रल लगा दें पहले, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी। और उसके बाद लास्ट में बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड्स पे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स जो है वो सारी की सारी सिमेट्रिकल हैं। कैसे सिमेट्रिकल हैं? देखें ऊपर देखें, जो है सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, और फिर ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे अगर हम सिमेट्रीज देखें इन इक्वेशंस में, तो मैं आपको बताता हूँ कि सिमेट्रीज किस तरीके से हैं, ठीक है, यानी सिमिलैरिटीज़। तो अगर बात करें पहली दो इक्वेशंस की, तो इन दोनों में सिमेट्री क्या है? इनकी लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो दोनों की सिमेट्रिकल है, यानी दोनों में क्या है जी? लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। बोथ हैव लाइन, या आप कहते हैं क्लोज इंटीग्रल है या लाइन इंटीग्रल, ठीक है, हैव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। दोनों का लाइन इंटीग्रल है, बल्कि सरफेस इंटीग्रल है इसमें, तो डी ए है ना, तो इसमें आप कर लें सरफेस इंटीग्रल। दोनों का क्या है जी? सरफेस इंटीग्रल है, डी ए के लिहाज से है ना, तो सरफेस इंटीग्रल है। और अगर आप बात करें इन दो इक्वेशंस की, तो इन दोनों इक्वेशंस में क्या है जी? इन दोनों की भी लेफ्ट हैंड साइड सिमेट्रिकल है, तो आप क्या कहेंगे? बोथ हैव लाइन इंटीग्रल्स, both have line integrals of electric and magnetic fields, ठीक हो गया जी। अब बात कर लेते हैं इनकी एसिमेट्रीज की, जो कि सिमेट्री नहीं है इनमें। एसिमेट्रीज, तो वो क्या क्या हैं जी? यहाँ पे सिमेट्रीज, एसिमेट्री जो है वो दो तरह की हैं। अगर पहली दो इक्वेशंस की बात की जाए, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन शो कर रही है कि देखें ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए यानी सरफेस इंटीग्रल लिया आपने किसका जी? इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जवाब आ रहा है कुछ ना कुछ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू यानी कोई ना कोई चार्ज, यानी एक चार्ज, ठीक है, यानी कि इसका सरफेस इंटीग्रल लेने से हमारे पास कोई एक चार्ज आ रहा है, यानी सिंगल चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज अलहदा और नेगेटिव चार्ज अलहदा एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये शो कर रही है आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट, चार्ज कैन एग्जिस्ट, पहली इक्वेशन ये शो कर रही है। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें, तो दूसरी इक्वेशन में आप देख रहे हैं बी डॉट डी इज इक्वल टू 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड का अगर सरफेस इंटीग्रल ले तो वो आता है जवाब 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल पोल
जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल मोनोपोल या सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल अलहदा नहीं हो सकते। तो ये दूसरी इक्वेशन बी डॉट डी इज इक्वल टू 0 ये शो कर रही है कि मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैग्नेट का कोई छोटे से छोटा पोर्शन ले लो आप, उसमें लाजमी तौर पे क्या होगा जी, उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है, थर्ड इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो डी फाई एम ओवर डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एसिमेट्रीज जो है ना वो राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड जो है वो एसिमेट्रिक है इनकी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि डी फाई एम ओवर डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है अगर आप गौर करें तो। ठीक है, क्योंकि डी फाई एम ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी वजह से क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपको बताया भी है कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है अगर किसी जगह का फ्लक्स चेंज हो। तो यहाँ पे बता देंगे चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन इस साइड पे देखें, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं पैदा हो रहा, यहां तो करंट की बात की जा रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई एक टर्म ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा होता और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होता। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे एसिमेट्री के, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक टर्म मिसिंग है, डी फाई ई ओवर डी टी यहाँ पे जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो इस मिसिंग टर्म के लिए फिर जो है वो मैक्सवेल की इक्वेशंस को जो है वो क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, जबकि यहाँ ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, इसमें जो है वो म्यू नॉट आई आ रहा है और मिसिंग कौन सा है, डी फाई ओवर डी टी। तो जब हमने मिसिंग टर्म को तलाश किया उन्होंने, तो मिसिंग टर्म जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ मॉडिफाइड या जनरलाइज फॉर्म, मॉडिफाइड और जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। क्योंकि ये एम्पेयर्स लॉ ही था ना जिसको हमने फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन बनाया था। तो इसकी जो जनरलाइज फॉर्म जो मॉडिफाइड फॉर्म बनी वो क्या बनी, बी डॉट डी आर। ठीक है, ये तो एज इट इज़ है, लेफ्ट हैंड साइड तो सिमेट्रिकल थी, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये पहले वाली पूरी टर्म आ गई, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। यानी यहाँ से ये साबित हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो क्या आ गई, आपके सामने एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ से हमें जो है वो एक कंसेप्ट मिलता है किसका जी, डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट,
डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से होता है जी? डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो होता है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। दिस करंट इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये कहाँ लिखा हुआ है अभी पता चल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, और ये होता है बिटवीन एम्प्टी स्पेस, बिटवीन आप कर दें आप यहाँ के एम्प्टी स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में होता है ये। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो सिंपल करंट होता है वो तो वायर्स के अंदर होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ, ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पे कोई बल्ब लग रहा है। तो जो सिंपल करंट होता है, ठीक है, जिसको कंडक्शन करंट भी कहते हैं, वो तो ये वाला होता है, ये जो आपके सामने है, जो वायर्स के अंदर फ्लो कर रहा है, ये है कंडक्शन करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट आप देख चुके हैं। अच्छा, अभी इस फार्मूले में देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली है कौन सा। ये देखें, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट मल्टीप्लाई कंडक्शन करंट। यहाँ पे म्यू नॉट ये लिखा हुआ है एज इट इज, और म्यू नॉट से अगली जो टर्म है फिर ज़ाहिर है वो करंट होगी, क्योंकि डायमेंशन तो सेम होती है ना तमाम टर्म्स की। इस टर्म की डायमेंशन और इस पूरी टर्म की डायमेंशन सेम होगी ना। म्यू नॉट एज इट इज। इस आई की जगह यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या होगी? आई ही होगी। लेकिन कौन सा आई होगी जी? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर टी टी, ये है आपका क्या जी? डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से आप फिर क्या कर सकते हैं, जो फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमने पूरी लिखी थी इसकी फुल फॉर्म अब क्या बनेगी? बी डॉट डी आर, ठीक है जी, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है जी, तो एम्पेयर्स लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से अब हम करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी देखें कैसे निकालेंगे। करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है जी? J इज इक्वल टू आई ओवर ए, करंट पर यूनिट एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी निकाल लें तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ से J यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी बराबर आ जाएगी, देखें ना, I की वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन नॉट ओवर ए डी फाई ई होता था ना, एप्सिलॉन नॉट ये पुट कर दिया, और डी फाई ई था। फाई किसके बराबर होता है? ई ए के ओवर डी टी। तो यहाँ से जे डी किसके बराबर आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये हमारी जो है वो बराबर आ जाएगी जी किसके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आपकी बराबर आ जाएगी किसके जी? एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ये दोनों करंट जो है वो साथ साथ ही चल रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है,
फुली चार्ज्ड कैपेसिटर, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो कंडक्शन करंट भी ज़ीरो हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, एक दूसरे के साथ सेम रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है अच्छे से। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है, मीडियम की मौजूदगी में इनकी क्या क्या शेप बनेगी। मैक्सवेल इक्वेशंस विद मीडिया या मीडियम कह लें, मीडियम कह देता हूँ चले। मीडियम की सूरत में मैक्सवेल इक्वेशन कैसी होंगी यहाँ पे देख लेते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ विदाउट मीडियम, तो उसके साथ साथ जो है मैं राइट साइड पे लिख लूँगा विद मीडियम, ताकि एक जैसी रहें। विदाउट मीडियम, विद मीडियम, तो आपने देखते जाना है। तो विदाउट मीडियम अगर देखें तो जो पहली इक्वेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यही इक्वेशन जो विद मीडियम बनेगी ये क्या बन जाएगी जी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरी की बात की जाए विद मीडियम में, फिर ये हो जाएगा ना कि जब मीडियम रख देंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगी और पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी भी शामिल होगी इसमें तो सिर्फ एक चार्ज डेंसिटी शामिल होती थी ना, रो, और यहाँ पे एक और चार्ज डेंसिटी भी शामिल होगी जो कि पोलराइजेशन चार्जेस की वजह से होगी। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है जो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ये देखें पी पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन टर्म ऐड होगी। दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो होती थी, तो यहाँ पे भी डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, पोलराइजेबल मीडिया की सूरत में भी यही रहेगी। तीसरी इक्वेशन जो थी हमारी क्या थी जी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। तो थर्ड इक्वेशन जो मीडिया की सूरत में है वो क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी। अब ये आपने याद रखना है कि ये जो है वो पार्शल डेरिवेटिव हो जाएगा जब मीडियम की सूरत में। चौथी इक्वेशन जो है वो क्या थी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। और मोस्टली जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखी जाती है ना वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी जाती है और इनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस पार्शल डी बाय पार्शल टी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे भी ऐड हो गया है। देखें सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो क्या हो गया, डेल और डी इज इक्वल टू रो हो गया, और फोर्थ इक्वेशन भी चेंज कर देनी है। अब हम कपलिंग नेचर पढ़ते हैं इनकी मैक्सवेल इक्वेशन की। कपलिंग नेचर से मुराद है कि ऐसी कौन सी दो इक्वेशन है जो एक दूसरे से डिराइव की जा सकती हैं। कपलिंग नेचर देख रहे हैं, तो कपलिंग नेचर में हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सी इक्वेशन एक दूसरे से डिराइव की जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखें सेकंड एंड थर्ड ये आपस में कपल की जा सकती हैं, एक दूसरे से डिराइव की जा सकती हैं। फर्स्ट और फोर्थ ये एक दूसरे से डिराइव की जा सकती हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट से फोर्थ में जा सकते हैं, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकते हैं। तो ये सेकंड और थर्ड आपस में कपल हो सकती हैं, फर्स्ट और फोर्थ आपस में कपल हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मोस्टली चीज़ें मैं आपको जो है आपके सेकंड ईयर में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है वो बताऊँगा। जनरेशन और रिसेप्शन ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके अलावा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम अब डिस्कस करेंगे इनकी रेंजेस को। ठीक है, कि इनकी रेंज क्या क्या होती है डिफरेंट जो लाइट हैं। तो चलें यहाँ पे हम बना लेते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। चलें जी, देखें तवज्जो से, इसको आपने याद कर लेना है। तो पहले बात करेंगे जी किसकी जी, जो हमें पता है, जो मैंने तरतीब आपको बताई हुई है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो किनकी होती है? गैमा रेस की। तो सबसे पहले गैमा रेस की वेवलेंथ लिखेंगे, वेवलेंथ रेंजेस लिख रहे हैं बेसिकली इनकी हम। गैमा रेस, ठीक है। तो उससे ऊपर जो है वो कौन सी होती हैं जी? उससे कम जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है जी? एक्स रेस। ठीक हो गया। तो गैमा रेस और एक्स रेस जो हैं उनकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, मैं बता देता हूँ आपको। गैमा रेस और एक्स रेस की जो रेंज है वो है जी 0.001 मीटर से 0.001 नैनोमीटर से। नैनोमीटर से शुरू हो रही हैं ये, और ये आ रही हैं जी 10 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये है एक्स रेज और गैमा रेज की, मतलब कि यही रेंज है वेवलेंथ्स की। और उससे ऊपर फिर कौन सा आ जाता है जी? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। ये भी एक्स रेज के लिए हम रीजन का लफ्ज़ यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रीजन जो है ना, बेसिकली ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 3 हिस्से कौन से हैं अभी देख लेंगे। UVA, अल्ट्रावायलेट रीजन A, B और C। चलें जी देख लेते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट में वो होती है UVC की, अल्ट्रावायलेट रीजन C। ठीक है। तो C जो है वो कहाँ से शुरू होता है जी? C शुरू होता है 15 नैनोमीटर से। यहाँ पे लिख रहा हूँ ज़रा क्लियर करके थोड़ा सा। UVC शुरू होता है 15 नैनोमीटर से, और कहाँ तक जाता है जी ये? 15 नैनोमीटर से स्टार्ट होके ये जा रहा है 280 नैनोमीटर तक। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी अगला पोर्शन UVB। ठीक है, अल्ट्रावायलेट B रीजन। ठीक है। तो ये 280 से ही स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है जी? ये जाता है 315 नैनोमीटर तक। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका UVA। तो ये कहाँ तक जाता है जी? ये जाता है 400 नैनोमीटर तक। ठीक है। तो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रीजन 15 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है, और उसके दरमियान डिफरेंट रेंजेज है इसकी। नेक्स्ट जो रीजन है वो होता है जी किसका जी? विजिबल, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन जो है वो स्टार्ट होता है जी 400 नैनोमीटर से और जाता कहाँ तक है? 700 नैनोमीटर तक। तो 400 नैनोमीटर से कहाँ तक जा रहा है जी? 700 नैनोमीटर तक। और उसके बाद आखिर में आ जाता है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन, ठीक है जी। तो ये जो इंफ्रारेड रीजन है ये बेसिकली 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक जाता है। 750
नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक ये जाता है। तो बेसिकली ये रेंज है आपकी वेवलेंथ की, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि पॉइंटिंग वेक्टर है। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर को आप एज सच इस तरीके से वेक्टर ना समझिएगा कि ये कोई डायरेक्शन बता रहा है हमें। तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है कि कितनी रेट ऑफ एनर्जी जो है वो पर यूनिट एरिया फ्लो कर रही है, ठीक है। दो डेफिनेशन है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। एक तो ये है पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन। दूसरा, अब रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है? पावर। आप सिंपल ये कह दो कि पावर ट्रांसमिटेड या पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, बस इनको याद रख लेना किसी भी शक्ल में आ जाए तो अगर पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट होगा इसका जी, पॉइंटिंग वेक्टर को अगर एस से शो करें तो यूनिट होगा इसका वाट पर मीटर स्क्वायर। पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया है ना। चलें, तो इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी फार्मूले से निकल सकती है। इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो फार्मूला है पॉइंटिंग वेक्टर का, S इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E क्रॉस B ओवर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय बोथ E एंड B, क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से होगी ना। तो डायरेक्शन ऑफ S या पॉइंटिंग वेक्टर इज अलोंग, या आप लिख दें इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane formed by both E and B, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो इसके अलावा आप इसका एक और फार्मूला भी देख सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का ही। पॉइंटिंग वेक्टर बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ओवर म्यू नॉट सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये भी पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला है। यहाँ से आप जो है वो इसको इंटेंसिटी भी एज एन इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। इंटेंसिटी बराबर होती है पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया कहा था ना हमने, तो पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया 4πr², ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।